कोई भी जेल हमारी धारणाओं से अधिक मजबूत नहीं होती। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में होंगे सम्मिलित। विश्व स्तरीय हवाई अवसंरचना विकसित करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर होगी चर्चा। 42 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में आयोजित की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, अब बदल रहा है भारत, जो हम पर हाथ डालेगा हो जाएगा पूरी तरह से नष्ट। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से कर दिखाया है कारनामा। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना 4 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। आज शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेंगे मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने ब्राजील रवाना। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 3 से 5 जून तक 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन। वैश्विक शासन में ब्रिक्स सांसदों की भूमिका विषय पर फोरम में होगी चर्चा। फोरम में रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव एआई सहित अन्य प्रमुख विषयों पर होगा लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति। हजारों की संख्या में लोग हुए प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी और स्थिति से निपटने के लिए राज्य को हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। कहा, मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह अडिग। विश्व स्तरीय हवाई अवसंरचना विकसित करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शाम लगभग 5 बजे अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 1 से 3 जून तक आयोजित किया जा रहा है। भारत में पिछली वार्षिक आम बैठक 42 साल पहले 1983 में आयोजित की गई थी। इसमें शीर्ष वैश्विक विमानन उद्योग के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधियों सहित 1600 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से भेंट की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत में तेजी से हुए परिवर्तन ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम इसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा, श्री मसातो कांडा के साथ एक शानदार बैठक हुई जिसमें हमने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पिछले दशक में भारत में तेजी से हुए परिवर्तन ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम इसे आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत की महान संत शासिका, सेवा, न्याय और धर्म निष्ठा की प्रतीक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के पावन अवसर पर जीआईसी ग्राउंड आगरा में एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय समारोह का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक माता के जीवन को नारी शक्ति, न्यायप्रियता और सेवा धर्म का अद्भुत उदाहरण बताया और वर्तमान समाज को उनसे सीख लेने का आह्वान किया। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गौरव और भावना से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सबके लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी, जहां धर्म, संस्कृति और शासन एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लोक माता अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाए, सोमनाथ गुजरात, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, गोकर्ण, न जाने कितने मंदिर उनके हाथ से संजीवित हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है, सुशासन और कानून का राज है, इसलिए यहां विकास हो रहा है। आज का उत्तर प्रदेश हमारी सांस्कृतिक विरासत के सर्जन और संरक्षण का अद्भुत उदाहरण बन गया है। कल्पना से परे चमत्कारी काम यहाँ हुआ है। इसकी शुरुआत 2014 में होगी, जब प्रधानमंत्री जी ने काशी को अपना राजनीतिक क्षेत्र चुना, और इसमें गति आई, तीव्र गति आई 2017 में, जब माननीय योगी आदित्यनाथ प्रांत के मुख्यमंत्री बने। इनको गौरव हासिल है कि लगातार इतने वर्षों तक देश के सबसे बड़े प्रांत का संचालन करने वाले अकेले मुख्यमंत्री, यह कीर्तिमान किसी को हासिल नहीं है। इसकी पराकाष्ठा दुनिया ने देखी, पूरे विश्व ने देखी। जब महाकुंभ के दौरान दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। क्या आयोजन था! भारत की संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब भारत बदल रहा है, अब जो हम पर हाथ डालेगा उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से ये कारनामा कर दिखाया है। मैं इसी श्रृंखला में भारतीय सेना के पराक्रम को भी याद दिलाना चाहूंगा। 22 अप्रैल को कायरतापूर्ण बर्बरता जो हमारे दुश्मनों ने पहलगाम में दिखाई,
उस पर प्रतिघात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस का उत्तर प्रदेश की भूमि पर सैन्य उत्पादन कितना श्रेष्ठ है, यह दुश्मन के कानों में गूंजता रहेगा। आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस ने जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के ठिकानों में दुश्मन के टेरिटरी में घुसकर उनको तबाह किया। इस ऑपरेशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने दुश्मन को लोहे के चने चबाए और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि अब भारत बदल गया है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश बदल गया, आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया, भारत भी बदल रहा है। आतंकवाद को खत्म करेगा, जो हम पर हाथ डालेगा उसको पूरी तरह नष्ट करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं किसान का दर्द भली भांति समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित भारत में किसान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। किसान का दर्द मैं समझता हूं। किसान विकास में क्या योगदान कर सकता है, यह आप सब जानते हैं और आप सब किसान परिवार के सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि विकसित भारत होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आप लोगों ने ठान रखी है, किसान ने ठान रखी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं और मेरा सर गर्व से ऊंचा है, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर भी किसान परिवार से थी। किसान परिवार से आता हूं, मेरा सर गर्व से प्रफुल्लित हूं, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर किसान परिवार से थी, न्यायप्रिय थी और उन्होंने जो मानदंड और मापदंड रखे वो अत्यंत सराहनीय हैं। पर एक बात लोगों को कम पता है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अहिल्याबाई होलकर ने बहुत उच्च मापदंड रखे। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की टुकड़ी बनाई, महिलाओं की टुकड़ी बनाई। ऐसी अहिल्याबाई होलकर की आत्मा कितनी प्रसन्न होगी कि आज के भारत में नारी सशक्तिकरण पराकाष्ठा पर है, सेना में उनका स्थान है और अब तो नारी का संसद और विधानसभाओं में भी आरक्षण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां वो बहुपक्षीय शांति और सुरक्षा ढांचे में सुधार पर अपने विचार पेश करेंगे। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन हो रहा है। 3 से 5 जून तक 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय मंच के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। फोरम का विषय है अधिक समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन के निर्माण में ब्रिक्स संसदों की भूमिका। फोरम में रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव AI सहित अन्य प्रमुख विषयों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपना संबोधन देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स देशों के समकक्ष पीठासीन अधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस मंच में ब्रिक्स सदस्यों और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान कोलकाता में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में अपराध की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये न्याय व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने की दिशा में एक कदम है, जिससे संदेह का लाभ दोषियों को नहीं मिल पाएगा
और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। उन्होंने पुलिस स्टेशन, लोक अभियोजकों और अदालतों से इस प्रक्रिया को अपनाने और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। नई CFSL इमारत से देश की समग्र फॉरेंसिक क्षमता में सुधार होगा, जिससे जटिल मामलों में विशेषज्ञों की मदद से निर्णय लेना आसान होगा। FSL कोलकाता के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम, सिक्किम और पूरे पूर्वोत्तर को साक्ष्य आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। हमारे 3 नए आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून और उसके क्रियान्वयन में एविडेंस का महत्व, फॉरेंसिक साइंस का महत्व और उसका दोषियों को सजा कराने में महत्व, ये तीनों प्रक्रिया को समझाने में, अपनाने में और उसको अंततोगत्वा पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने में इस FSL का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासिओस 2 से 4 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक प्रतिनिधि सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति पेना की भारत की पहली और पराग्वे के किसी राष्ट्रपति की ये दूसरी यात्रा है। यात्रा के पहले दिन आज राष्ट्रपति पेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। इस वार्ता के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के हर पहलू की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति पेना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पेना आज शाम 4 बजे होटल ITC मौर्या में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने वाले हैं। 4 जून को पराग्वे लौटने से पहले राष्ट्रपति पेना मुंबई भी जाएंगे। मुंबई में राष्ट्रपति पेना महाराष्ट्र के राजनीतिक नेताओं, व्यवसाय और औद्योगिक प्रतिनिधियों तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से भी मुलाकात करेंगे। बारिश और बाढ़ ने पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी तबाही मचाई है। हजारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बारिश और बाढ़ ने असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा में भारी तबाही मचाई है। मणिपुर में पिछले 48 घंटों में राज्य भर में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 3,802 लोग प्रभावित हुए हैं। 883 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। असम में रविवार को भी भारी बारिश जारी रही, जिससे पूर्वोत्तर राज्य में सड़क परिवहन और रेल सेवाएं बाधित हुई, जहां बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 से अधिक जिलों में 78,000 से अधिक निवासी प्रभावित हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक सहित 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके मद्देनजर केंद्रीय जल आयोग ने गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए ऑरेंज बुलेटिन जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली और स्थिति से निपटने के लिए राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में CSIR IIIM जम्मू द्वारा आयोजित लेवेंडर महोत्सव ने इस जिले को एक
नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित CSIR अरोमा मिशन द्वारा लाई गई ये बैंगनी क्रांति यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला रही है। लेवेंडर की खेती में युवा उद्यमी औसतन सालाना 65 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं। भद्रवाह में 50 आसवन इकाइयां चालू हैं जो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को लेवेंडर उत्पादों की आपूर्ति करती है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस बदलाव से जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। Welcome to the Lavender Festival of Jammu and Kashmir, where fragrance meets the future. The Lavender Revolution was launched in 2016 by the Union Ministry of Science and Technology through the Council of Scientific and Industrial Research, CSIR Aroma Mission. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के अरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। the Lavender Revolution is transforming the lives of farmers in the Union Territory. Union Minister Dr. Jitendra Singh describes this as both an opportunity and the driving force behind the Lavender Revolution. ख्याल आया कुछ वक्त पहले कि हमारे भद्रवाह को कहा जाता है कि छोटा कश्मीर है। जब हवा भी उसी तरह से तरोताजा, जब मिट्टी भी उसी तरह जरखेज, तो मन में ये विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा मंजर ताबीर किया जाए कि लोग जो देखने हॉलैंड, स्विट्जरलैंड जाते हैं उसका नजारा यही हो। और इस तरह से ये लेवेंडर के तस्वुर ने जन्म लिया। More than 2,500 farming families in the Jammu and Kashmir are currently cultivating lavender on more than 500 acres in different parts of Jammu and Kashmir. It aims to provide substantial benefits to the farmers in achieving higher profits, utilization of wastelands and protection of their crops from wild and grazing animals. Thanks to the Aroma Mission, farmers are shifting from traditional crops to high-value lavender farming, increasing incomes, generating jobs and empowering women. The Lavender Festival isn't just a celebration of nature's beauty, it's a symbol of a self-reliant, progressive India, a step towards Viksit Bharat.